डियर स्टूडेंट्स, कल हम लोग उपापचय नियंत्रक पदार्थ में विटामिन के बारे में अध्ययन किए थे। विटामिन के बारे में अध्ययन किए थे। आज हम लोग खनिज के बारे में अध्ययन करेंगे। दूसरा इसमें, ठीक है, खनिज के बारे में अध्ययन करेंगे। खनिज को इंग्लिश में मिनरल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? मिनरल्स कहते हैं। देखिए, खनिज जो होता है यह शरीर का टोटल शरीर के भार का लगभग 4 से 5%, टोटल शरीर के भार के लगभग 4 से 5% भाग होता है। और खनिज जो होता है यह भी हमारे शरीर के उपापचय नियंत्रक पदार्थ के रूप में कार्य करता है। खनिज मुख्यतः अकार्बनिक लवण होते हैं। खनिज मुख्यतः अकार्बनिक लवण होते हैं और यह शरीर के उपापचयी क्रियाओं में इनका बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होता है। ठीक है, यह शरीर के विभिन्न अंगों के निर्माण में भाग लेते हैं। खनिज मुख्यतः शरीर के विभिन्न अंगों के निर्माण में भाग लेते हैं। और कौन कौन से खनिज होते हैं देखेंगे। कॉपर, जिंक, फास्फोरस, सल्फर, इसके अलावा ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ठीक है, ये सभी खनिज हैं। कार्बन, कैल्शियम, ठीक है, ये सभी खनिज हैं। ठीक, जिनमें से देखेंगे कि जो फास्फोरस और कैल्शियम होता है, फास्फोरस और कैल्शियम यह हड्डियों के निर्माण क्रिया में भाग लेते हैं, दांतों के निर्माण क्रिया में भी भाग लेते हैं। इसके अलावा आयरन जो होता है हीमोग्लोबिन के निर्माण क्रिया में भाग लेता है। ठीक है, इसके अलावा आयोडीन जो होता है, आयोडीन जो थायराइड ग्लैंड होता है, उस थायराइड ग्लैंड के द्वारा थायरॉक्सिन नामक हार्मोन स्रावित होता है। उस हार्मोन के निर्माण क्रिया में आयोडीन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि खनिज भी जो होता है एक प्रमुख उपापचय नियंत्रक पदार्थ के रूप में कार्य करता है। अब अगला देखेंगे। अगला है जल। तीसरा होगा जल, वाटर जो होता है इसका अणुसूत्र जो होता है H2O। वाटर का जो अणुसूत्र होता है H2O होता है। और ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में इनके जो परमाणु होते हैं आपस में कंबाइन होने से H2O का निर्माण होता है। जल जो होता है स्वादहीन होता है, गंधहीन होता है और इसके साथ साथ रंगहीन भी होता है। अर्थात न ही इसका कोई निश्चित रंग होता है, न ही निश्चित कोई स्वाद होता है, न ही निश्चित कोई इसका गंध होता है। ठीक है, तो गंधहीन, स्वादहीन और रंगहीन होता है और एक सार्वत्रिक विलायक के रूप में कार्य करता है। यूनिवर्सल सॉल्वेंट के रूप में कार्य करता है, क्योंकि यह किसी भी सॉल्यूट पार्टिकल्स को विलय कर देता है, आसानी से विलय कर देता है। जैसे अगर जल में नमक डालें या चीनी डालें तो उसको आसानी से जल क्या करता है, घुला देता है। इस प्रकार जल जो होता है एक प्रमुख विलायक के रूप में कार्य करता है। और जल वास्तव में देखा जाए, जल हमारे बॉडी में ऊर्जा का निर्माण तो नहीं करता है, लेकिन भोजन को पचाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। इसके साथ साथ भोजन जब पच जाता है इसी जल के अंदर विलय हो जाता है। इसके साथ साथ बॉडी में सर्कुलेट करने में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बॉडी के सभी भागों में पहुंचाने का कार्य जो होता है जल ही करता है। ठीक है, तो जल के माध्यम से ही पूरे बॉडी में जो भी पोषक तत्व होते हैं भोजन में विलय हो जाते हैं और यह जल पूरे बॉडी में जब वितरित होते हैं तो उस पोषक तत्व को भी पूरे बॉडी में आसानी से वितरित कर देते हैं।
इस प्रकार जल एक प्रमुख विलायक के रूप में भी कार्य करता है। अगला देखेंगे कि उपपचय नियंत्रक पदार्थ समाप्त हो गया। अब अगला देखेंगे बी ऊर्जा उत्पादक पदार्थ। भोजन में मुख्य रूप से दो प्रकार के ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो ऊर्जा उत्पादक के रूप में कार्य करते हैं। और वो कौन कौन से होते हैं? पहला देखेंगे, पहला है कार्बोहाइड्रेट, और दूसरा जो है वसा, फैट भी कहा जाता है। वसा और कार्बोहाइड्रेट ये दो एक ऐसे पोषक तत्व हैं जो ऊर्जा निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, जिनमें से एक एक करके अध्ययन करेंगे। पहला जो है कार्बोहाइड्रेट। देखिए कार्बोहाइड्रेट्स को हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन भी कहा जाता है, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन के नाम से भी जाना जाता है। कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं यह एक ऐसे ऊर्जा उत्पादक पदार्थ होते हैं जिनके द्वारा जो भी ऊर्जा उत्पन्न किया जाता है इन ऊर्जा द्वारा ही जैविक क्रियाओं को करने के लिए सहायक होता है। और यह मुख्य रूप से कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इन तत्वों से मिलकर बना होता है, जिनमें से हाइड्रोजन और कार्बन और ऑक्सीजन का जो अनुपात होता है वह एक संबंध दो संबंध एक के अनुपात में पाया जाता है। कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात होता है एक संबंध दो संबंध एक के अनुपात में पाया जाता है, जिनमें से जल, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो होता है यह दो संबंध एक के अनुपात में होता है। अर्थात जल में पाए जाने वाले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात होता है सेम वही अनुपात कार्बोहाइड्रेट में भी पाया जाता है। ठीक है। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण है तो कार्बोहाइड्रेट्स जो है कार्बोहाइड्रेट्स को दो भागों में इनकी संरचना के आधार पर, इनकी जटिलता के आधार पर कार्बोहाइड्रेट को दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला जो है सरल कार्बोहाइड्रेट्स, सरल कार्बोहाइड्रेट। दूसरा जो है जटिल कार्बोहाइड्रेट्स। सरल कार्बोहाइड्रेट और जटिल कार्बोहाइड्रेट दो भागों में बांटा गया है इसके संरचना के आधार पर या जटिलता के आधार पर। तो देखा जाए सरल कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जिनकी बनावट बहुत ही सरल होती है, सिंपल होते हैं। ठीक है। और इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं तो ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज। ये जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं ये सरल प्रकार के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं क्योंकि इनकी संरचना जो होती है बहुत ही सरल होती है, इसलिए इन्हें सरल कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। इनका स्रोत क्या होता है? आखिर ये सरल कार्बोहाइड्रेट्स किन किन भोज्य पदार्थों से प्राप्त किए जाते हैं? तो ग्लूकोज जो होता है, ग्लूकोज मुख्य रूप से जो गन्ने का जूस होता है उसमें भी पाया जाता है ग्लूकोज। ठीक है। इसके अलावा मीठे जो भी पदार्थ होते हैं उसमें ग्लूकोज की मात्रा पाई जाती है। फ्रक्टोज जो होते हैं जो भी पके हुए फल होते हैं उनमें पाए जाते हैं। इसके अलावा ग्लूकोज जो होता है यह अंगूर में पाया जाता है, पके हुए अंगूर जो होते हैं उसमें ग्लूकोज की मात्रा होती है। फ्रक्टोज पके हुए जो फल होते हैं उन फल में पाया जाता है। फ्रक्टोज के पाए जाने के कारण ही फल जो होते हैं मीठे होते हैं। सुक्रोज जो होता है
यह मुख्य रूप से चीनी जो होते हैं, गन्ने के जूस से चीनी जो बनती है उसमें सुक्रोज पाया जाता है। और लैक्टोज जो होता है यह दूध में पाया जाता है, लैक्टोज दूध में पाया जाता है। तो ये इनके स्रोत हैं। जटिल कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? तो जटिल कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं ये सरल कार्बोहाइड्रेट से ही बने होते हैं, लेकिन इनकी संरचना जो होती है बहुत ही जटिल होती है। इसी कारण इसको जटिल कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। देखिए जटिल कार्बोहाइड्रेट्स कौन कौन से होते हैं? तो स्टार्च है, सेलुलोज है, ग्लाइकोजन है, काइटिन है। ये जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ये सभी के सभी जटिल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। इनका स्रोत देख लिया जाए। स्टार्च जो होते हैं ये अनाज जैसे चावल हम लोग खाते हैं, चावल में स्टार्च होता है। इसके अलावा आलू जो हम खाते हैं, आलू में स्टार्च पाया जाता है। ठीक है। सेलुलोज जो होता है, सेलुलोज ये पौधों की जो पत्तियां होती हैं इनकी कोशिका भी सेलुलोज से ही मिलकर बनी होती हैं। तो सेलुलोज पौधों में ही पाया जाता है। ठीक है। इसके अलावा ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन जो होता है जो जंतु कोशिका होती है उस जंतु कोशिका में जो संचित भोज्य पदार्थ होता है जिसको संचित करके रखा जाता है वो ग्लाइकोजन होता है। ठीक है। ये ग्लाइकोजन। इसके अलावा जो काइटिन होता है, काइटिन भी कार्बोहाइड्रेट्स है, जटिल कार्बोहाइड्रेट है। और जो कवक होते हैं फंजाई की कोशिका भी जो होती है काइटिन से मिलकर बनी होती है। तो इनके ये स्रोत हो गए। ठीक है, इनके उदाहरण हो गए। आगे देखेंगे इनका कार्य, कार्बोहाइड्रेट का कार्य, कार्बोहाइड्रेट का कार्य। फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। देखिए कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं यह कोशिका का ईंधन कहलाते हैं और ये कार्बोहाइड्रेट्स कोशिका के अंदर ऊर्जा का निर्माण करते हैं, इसलिए इसे कोशिकीय ईंधन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। इसके अलावा दूसरा कार्य देखेंगे कि यह कोशिका कला तथा संयोजी ऊतकों की रचना में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। कोशिका कला और संयोजी ऊतकों के निर्माण में इनका सहयोग होता है। ठीक है। तो ये दूसरा कार्य। तीसरा जो होता है देखेंगे कि जो मंड है, मंड के रूप में पौधों में संचित होते हैं और ग्लाइकोजन के रूप में जंतु कोशिका में ये संचित होते हैं और ये प्रमुख ऊर्जा उत्पादक के रूप में माने जाते हैं। जो भी कार्बोहाइड्रेट होते हैं ये प्रमुख ऊर्जा उत्पादक के रूप में भी माने जाते हैं। दूसरा इसमें होगा वसा, कार्बोहाइड्रेट के बाद दूसरा है वसा। पहला हम लोग कार्बोहाइड्रेट के बारे में अध्ययन किए हैं जो भी ऊर्जा उत्पादक पदार्थ होते हैं। दूसरा इसका होगा वसा। वसा होगा। देखिए वसा जो होते हैं ये भी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन इन तत्वों से मिलकर बने होते हैं। सर इसमें नाइट्रोजन नहीं, कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं। इनमें देखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट में भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन था और वसा में भी कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। तो फिर इन दोनों में अंतर क्या है? तो अंतर है वसा में जो होता है ऑक्सीजन का जो मात्रा होता है, ठीक है, वह कार्बोहाइड्रेट की तुलना में बहुत ही कम होता है। ठीक है। तो ये याद रखिएगा वसा में ऑक्सीजन की मात्रा जो होती है कार्बोहाइड्रेट की तुलना में बहुत ही कम होता है और ये भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से बनता है। वसाएं जो होती हैं ये ताप नियंत्रक होती है, बॉडी के टेम्परेचर को नियंत्रित करने का कार्य करती है। इसके साथ साथ कोशिका कला जो होता है, सेल मेम्ब्रेन जो होता है, सेल मेम्ब्रेन के निर्माण में भी ये भाग लेती है और ऊर्जा के उत्पादन में भी भाग
जैसे कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा का निर्माण कोशिका के अंदर होता है, ठीक उसी प्रकार वसाओं से भी बॉडी के अंदर या कोशिकाओं के अंदर ऊर्जा का निर्माण होता है। ठीक है, इनका स्रोत देख लिया जाए, सोर्स। इनका स्रोत देख लिया जाए। जो वसाएं होती हैं किन किन भोज्य पदार्थों में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, तो मक्खन है, घी है, पनीर है, इसके अलावा दूध है, नारियल का जो तेल है उसमें पाए जाते हैं। ठीक है, सरसों का तेल, इसके अलावा बादाम, मूंगफली, इन सब में वसाएं पाई जाती हैं। तो ये प्रमुख इनके स्रोत हैं। इनका कार्य देख लिया जाए, फंक्शन। वसाएं जो होती हैं यह कोशिकाओं के अंदर ऊर्जा का निर्माण करती है, तो ऊर्जा उत्पादक के रूप में भी जाना जाता है। दूसरा जो है, ये शरीर की एक निश्चित आकृति को बनाए रखने में भी सहायक होती हैं। देखेंगे जो दुबले पतले व्यक्ति होते हैं, ठीक है, वो बेढंग का बॉडी दिखाई देता है, उनके बॉडी में फैट बहुत कम होता है। ठीक है, तो इस प्रकार उनकी बॉडी की आकृति एक निश्चित नहीं दिखाई देती है, लेकिन जिनके अंदर फैट सामान्य मात्रा में पाया जाता है तो उनकी बॉडी की एक शेप और साइज निश्चित दिखाई देती है। तो वसाएं जो होती हैं यह शरीर की आकृति को प्रदान करती है, इसके साथ साथ शरीर के ताप नियंत्रक के रूप में भी कार्य करती है, बॉडी के टेम्परेचर को नियंत्रित करने का भी कार्य करती है। वसाएं जो है, वसाओं में विटामिन ए, डी, ई के जो होते हैं वो आसानी से सॉल्युबल हो जाते हैं, विलय हो जाते हैं। इसके अलावा बहुत से ऐसे वसाएं हैं जो हार्मोन्स के रूप में भी कार्य करती हैं। तो ये वसाओं का कार्य है। अगला जो टॉपिक है वो देखेंगे, जो सी होगा, सी है वृद्धि नियंत्रक पदार्थ। वृद्धि नियंत्रक पदार्थ, ठीक, ग्रोथ रेगुलेटर तत्व कहें या पदार्थ कहें। देखिए इसके अंतर्गत प्रोटीन आता है, केवल एक ही है प्रोटीन। केवल प्रोटीन आता है। देखिए जो प्रोटीन होता है यह भी एक प्रकार का वृद्धि नियंत्रक पदार्थ है। ठीक है, और प्रोटीन एक जटिल कार्बनिक पदार्थ होता है। प्रोटीन एक जटिल कार्बनिक पदार्थ है, जैसे कार्बोहाइड्रेट वसाएं जो हैं ये भी एक प्रकार के जटिल कार्बनिक पदार्थ है। उसी प्रकार प्रोटीन भी जो होता है ये भी एक जटिल कार्बनिक पदार्थ है। और प्रोटीन ही जीव द्रव्य के निर्माण क्रिया में भाग लेता है। कोशिकाएं जो नई बनती हैं तो नई कोशिकाओं बनने के लिए जीव द्रव्य का निर्माण करना आवश्यक होता है, और इन जीव द्रव्य के जो नई जीव द्रव्य बनता है उन जीव द्रव्य के निर्माण क्रिया में प्रोटीन महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, या इन्हीं के द्वारा ही बनता है। इसके अलावा ये शरीर की टूट फूट की मरम्मत करती है, जो भी कोशिकाएं टूटी फूटी होती हैं उनका मरम्मत करती हैं और नई कोशिकाओं में भी निर्माण में भाग लेती है। ठीक है, आवश्यकता पड़ने पर प्रोटीन का जब ऑक्सीकरण होता है तो ऊर्जा का भी निर्माण होता है। इस प्रकार प्रोटीन भी इमरजेंसी पीरियड में ऊर्जा का निर्माण करती है, लेकिन यह हमेशा ऐसा नहीं होता है। इमरजेंसी पीरियड में ही प्रोटीन जो होता है इसका ऑक्सीकरण होता है, जिसके फलस्वरूप ऊर्जा का निर्माण होता है। प्रोटीन जो होते हैं यह हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन इन तत्वों से मिलकर बने होते हैं। मुख्यतः प्रोटीन जो होते हैं ये हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन इन तत्वों से मिलकर बने होते हैं। ये तत्व आपस में मिलकर एमिनो एसिड की रचना करते हैं। ये हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जो है ये आपस में मिलकर एमिनो एसिड की रचना करते हैं।
एमिनो एसिड्स की रचना करते हैं और यही एमिनो एसिड एक दूसरे से बांड के द्वारा, बंधों के द्वारा बंधकर एक लंबी श्रृंखला बनाते हैं और इसी श्रृंखला को हम प्रोटीन कहते हैं। तो प्रोटीन एक जैव बहुलक है, ठीक है, बायोमॉलिक्यूल है, ठीक है, जो एक जटिल अणु होता है, एक जटिल कार्बनिक अणु होता है, ठीक है। अब प्रोटीन के स्रोत देख लिया जाए। प्रोटीन किन भोज्य पदार्थों में पाया जाता है? तो प्रोटीन जो होता है यह मांस, मछली, दही, अंडा, इसके अलावा पनीर, दाल, ठीक है, इन सब भोज्य पदार्थों में प्रोटीन जो होता है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। अब इनका कार्य देख लिया जाए। फंक्शन ऑफ प्रोटीन। फंक्शन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का कार्य। प्रोटीन का कार्य, प्रोटीन का कार्य क्या होता है? देखिए, प्रोटीन जो होता है यह वसाओं का संश्लेषण क्रिया करने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वसाओं के निर्माण क्रिया में प्रोटीन का महत्वपूर्ण भूमिका होता है, पहला कार्य है। दूसरा कार्य है, प्रोटीन शरीर की वृद्धि और विकास करती है। इसके साथ साथ जो भी टूटी फूटी कोशिकाएं हैं उनकी मरम्मत करने का कार्य कौन करता है? प्रोटीन करती है, ठीक है। और प्रोटीन जो है एंजाइम के रूप में भी कार्य करती है। प्रोटीन एंजाइम के रूप में भी कार्य करती है। सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं, लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते हैं। ये इस बात को याद रखिएगा, सभी एंजाइम प्रोटीन होती है, क्योंकि एंजाइम जो है प्रोटीन से ही मिलकर बने होते हैं, ठीक है, लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते हैं, ठीक है। तो प्रोटीन एंजाइम के रूप में भी कार्य करते हैं। एंजाइम जो होता है एक ऐसा कार्बनिक पदार्थ है जो शरीर के अंदर होने वाले जो भी रासायनिक क्रियाएं हैं उन क्रियाओं को प्रेरित करने का कार्य करती है, इसलिए इसे बायोकैटलिस्ट कहा जाता है, ठीक है, जैव उत्प्रेरक कहा जाता है एंजाइम को, ठीक है। तो ये एंजाइम के रूप में भी कार्य करती है। बॉडी के अंदर बहुत से ऐसे प्रोटीन होते हैं जो एंटीबॉडी के रूप में कार्य करती हैं और ये एंटीबॉडी हमें हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखती है, जिससे किसी प्रकार के बैक्टीरिया, वायरस या किसी प्रकार के रोगाणु जो है शरीर के अंदर प्रवेश नहीं कर पाते हैं। अगर प्रवेश कर भी जाते हैं तो उनको नष्ट कर देता है। तो एंटीबॉडी के रूप में भी कार्य करते हैं प्रोटीन। ये आज का जो भी वृद्धि नियंत्रक से संबंधित बातें हैं, ठीक है, और ऊर्जा उत्पादक से संबंधित जो भी पोषक तत्व हैं, आज के लिए बस इतना। कल फिर से नया वीडियो लेकर उपस्थित होंगे।